लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव के पास खुश होने के लिए बहुत सारी वजह है, लेकिन 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन बैठी आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कोई वजह नहीं। दिल्ली में लगातार तीसरी बार उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में 42% वोट खिसक गया, 21% जा पहुंचा। वो तो शुक्र है भगवंत मान का कि उन्होंने संगरूर सीट 3 सीटें जीतवा दी, नहीं तो चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और घोटालों की गूंज दिल्ली से पंजाब तक गूंजी। सीएम आवास के निर्माण में करोड़ों रुपए के खर्च किए जाने के बाद और शराब घोटाला मामले में स्वयं जेल में जाने पर खेले गए जेल का जवाब वोट से जैसे भावनात्मक कार्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप भारी पड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का प्रचार और भावनात्मक भाषण पार्टी के काम नहीं आया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर भी प्रचार किया, लेकिन मतदाताओं को अपने पक्ष में नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह डगमगा रहा था। कांग्रेस से गठबंधन कर भी पार्टी जनमानस को ये विश्वास नहीं दिला पाई जीत दर्ज कर सकती है या नहीं। पार्टी का दिल्ली नगर निगम पर कब्जा है और राज्य में भी पार्टी सत्ता में है। दिल्ली की 70 में से 61 सीटों पर विधायक होने के बावजूद ये विधायक पार्टी को संसदीय चुनाव में जीत दिलवाने में कामयाब नहीं हो सके, जबकि चुनाव में 3 विधायकों और 1 विधायक का पिता को टिकट दिया गया। दिल्ली सरकार के प्रति सत्ता विरोधी लहर से पार्टी को नुकसान पहुंचा। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी कई वार्ड के स्तर पर बेहद कमजोर हो गया। इस चुनाव में पटेल नगर से लेकर लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को संगठन को भंग तक करना पड़ा। कई वार्ड से लेकर लोकसभा स्तर तक संगठन में रिक्त पद हैं, अभी भरे नहीं जा सके, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वार्ड स्तर से लेकर लोकसभा और प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मंत्री और पूर्व विधायकों ने बागी होकर केजरीवाल के सामने चुनौती खड़ी कर दी। लक्ष्मीनगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का विरोध करते हुए नजर आए। पटेल नगर से विधायक और सरकार में मंत्री होते हुए राजकुमार आनंद ने न केवल इस्तीफा दिया, बसपा से चुनाव भी लड़ा, बल्कि पार्टी पर अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध काम करने का भी आरोप लगाया। रही सही कसर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में हुई मारपीट और उसमें सीएम के निजी सहायक के गिरफ्तार होने की बात से पूरी कर दी। पंजाब में मिली इन 3 सीटों पर भले ही पार्टी ने कुछ राहत पाई हो, लेकिन कार्यालय में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं मिला। पार्टी कार्यालय में एक मॉनिटर लगाया गया था जिस पर चुनाव के नतीजे दिखाए जा रहे थे। इंडी गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सीटों को देखते हुए संजय सिंह, मंत्री गोपाल और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता कार्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद वहां से चले गए। पार्टी कार्यालय पर दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय भी आई, लेकिन पसरे सन्नाटे को देखते हुए वो भी कुछ देर में चली गई। लोकसभा चुनाव में महज 99 सीटों पर अटकी कांग्रेस तो ऐसे गुब्बारे की तरह फूलने लगी मानो उसने दिल्ली की सत्ता ही हासिल कर ली। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम अपनी रणनीति के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, अगर कोई संकेत भी दिया तो बीजेपी वाले खेल बिगाड़ देंगे। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को ताबड़तोड़ फोन करने के बावजूद कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली तो उसने जोड़ तोड़ के खिलाड़ी शरद पवार को मोर्चे पर लगाया। शरद पवार ने भी नीतीश से लेकर नायडू तक की घंटियां बजाईं, लेकिन सामने से किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। थक कर वे भी बैठ गए। लेकिन बात इतने ही नहीं है। इंडी गठबंधन को अब उद्धव ठाकरे बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे के इनकार के बाद खासतौर से पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए में वापसी करने की तैयारी में है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने परिणाम जारी होने के बाद अपनी रणनीति बदली। दूसरी तरफ अजीत पवार ने एनडीए की बैठक से किनारा कर लिया। मतलब साफ है कि चचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ दिख सकती है और उद्धव ठाकरे घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरूर दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए। इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। अगर दोनों गुट फिर से एकजुट हो जाते हैं तो 16 सांसद हो जाएंगे। शिवसेना की एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए भी राहत की खबर होगी। इससे पहले चुनाव की शुरुआत से पहले भी उद्धव ठाकरे की वापसी की अटकलें लगती रही हैं और ऐसा कहा जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के संबंध में काफी सुधार हुआ है। बीजेपी बैक चैनल से इस रिश्ते की बदौलत उद्धव की वापसी की कोशिश कर सकती है। हालांकि बीजेपी नेता नवनीत राणा ने नतीजों के पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे एनडीए में वापसी करेंगे। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बाद कांग्रेस की हालत पतली हो गई है। पार्टी का एक दिन का जोश और एक दिन का जश्न सब हवा हवाई हो गया और अब सरकार बनाने की जगह उसके सामने इंडी गठबंधन को एक साथ रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिसका सामना उसे करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं से राहत की कोई खबर नहीं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का गम आम आदमी पार्टी ये कहकर भुलाने की कोशिश कर रही है कि हमें तो कोई गम नहीं, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो गई इसकी खुशी है। लेकिन तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल तो ये सब भी नहीं कह पा रहे। दूसरी तरफ कोर्ट ने भी उनको तगड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। मतलब कि अब केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वर्चुअली पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल के सामने फैसला सुनाया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्होंने काफी आनाकानी करने के बाद 2 जून को दोबारा सरेंडर किया। कोर्ट ने उस दिन उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी। केजरीवाल ने कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए 7 दिन की राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी जांच के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के वजन में कुछ बदलाव आए हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये उचित याचिका दायर की जाए, ये स्पष्ट करते हुए वो किस चीज के लिए राहत चाहते हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी और सीबीआई की तरफ से अंतिम आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिकाओं पर विचार के लिए फिर से आग्रह कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी और सीबीआई द्वारा 3 जुलाई तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतिम शिकायत और आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने 21 मई को कथित शराब घोटाला मामले में ईडी सीबीआई द्वारा दर्ज अलग अलग मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि ये मामला उनकी ओर से सत्ता का गंभीर दुरुपयोग किए जाने और जनता से विश्वासघात से जुड़ा है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वो ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं। इसके पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच की जा रही शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुनावी वादे तो जमकर किए और मतदाताओं का भरोसा भी कांग्रेस पर टिके, इसके लिए राहुल गांधी ने खटाखट और फटाफट जैसे शब्दों का भी खूब इस्तेमाल किया। राहुल गांधी की इस खटाखट पॉलिटिक्स के झांसे में कर्नाटक के बाद यूपी की मुस्लिम महिलाएं आ गईं और नतीजों के ठीक बाद अगले ही दिन कांग्रेस के लखनऊ से दफ्तर में जा धमकी और 1 लाख रुपए देने की मांग करने लगी। महिलाओं की भीड़ देख कांग्रेसी ने उनसे झटपट गारंटी कार्ड भरवाना शुरू कर दिया। चुनावों में 99 सीटों पर अटकी कांग्रेस जानती है कि वे अपने वादे कभी पूरे नहीं कर पाएंगे और न ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा ही था। कांग्रेस तो सिर्फ वोट चाहती थी जो उसे मिले भी। कांग्रेस ऑफिस पहुंची मुस्लिम महिलाओं से पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने एक और झूठ का सहारा लिया और महिलाओं को गारंटी कार्ड बांटना शुरू कर दिया। कई महिलाओं ने पहले से मिले हुए गारंटी कार्ड अपने नाम, पते और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी कर दिए। कुछ महिलाओं का दावा है कि गारंटी कार्ड को भरकर जमा करने पर कांग्रेस कार्यालय से रसीद भी मिली है। महिलाओं को बताया गया कि चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पैसे देने का वादा किया था। अब इंडी अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं। तमाम महिलाएं गारंटी कार्ड लेने भी गई थीं। कांग्रेस ने गारंटी कार्ड में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में 3 अप्रैल को पार्टी के इस अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस के इस गारंटी कार्ड में युवा न्याय योजना के तहत हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए सालाना, न्याय के अंतर्गत हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मजदूरी देने की बात कही है। वहीं स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कर्ज माफी का वादा किया गया।
इस गारंटी कार्ड में नीचे की ओर नाम, उम्र, घर में मतदाताओं की संख्या, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए खाली स्थान दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। अब चुनाव खत्म होने के बाद भी कार्यकर्ता लोगों के बीच गारंटी कार्ड्स बांट रहे हैं और जरूरी जानकारी भरवाने के बाद जमा करने के दौरान उन्हें पार्टी के वादे के अनुसार लाभ प्राप्त करने की रसीद भी दे रहे हैं। इसके पहले बेंगलुरु में मुस्लिम महिलाएं हजारों की तादाद में पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवाने पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद 1 लाख रुपया महिलाओं को कांग्रेस भेजेगी और इसी उम्मीद में हजारों महिलाओं ने अपने खाते खुलवाए। अब सवाल यह है कि वोट के लालच में मासूम जनता को झांसे में लेना और उसे कभी न पूरा करना किस हद तक सही है। कांग्रेस तो अपना खेल करके निकल गई। अब अगले चुनाव में इस तरह की कोई नई कहानी गढ़कर कांग्रेस फिर लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाने का दांव चलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में इंडी गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 99, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ता के लालच में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों एक दूसरे के साथ आ तो गए, लेकिन न कभी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को पसंद किया और न ही कांग्रेस ने। कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग उन नेताओं का आज भी मौजूद है जिन्हें उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का गठबंधन पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी सियासत की थी, मजबूरी सत्ता पाने की थी, इसलिए कांग्रेस खामोश रही। लेकिन उसे जैसे ही मौका मिला कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ दगाबाजी कर दी और गुपचुप तरीके से एक निर्दलीय को अपने वोट ट्रांसफर करवा लिए। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को हरवा दिया। असल में मामला सांगली लोकसभा सीट का है, जिसको लेकर कांग्रेस से उद्धव ठाकरे की ठन गई। सांगली लोकसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की हार हुई और उद्धव ठाकरे कांग्रेस से खासे नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी की वजह कांग्रेस द्वारा शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल की जगह निर्दलीय विशाल पाटिल को वोटिंग के दौरान सपोर्ट करना है। सूत्रों का कहना है कि सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस न गुपचुप तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को मदद की, जिसके चलते विशाल पाटिल भारी मतों से जीत गए। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार चंद्रहरि पाटिल की करारी हार हुई। कांग्रेस के इस कदम से उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। सांगली के स्थानीय नेताओं ने जो रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को दी है उसमें साफ जिक्र किया गया कांग्रेस के वोट चंद्रहार पाटिल को ट्रांसफर नहीं हुए और स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उनके बजाय विशाल पाटिल की पूरी तरह से मदद की। दरअसल सांगली लोकसभा सीट को लेकर चुनाव के पहले से कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में तनातनी चल रही थी। परंपरागत सीट की वजह से कांग्रेस वहां से विशाल पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने बिना सहयोगियों से चर्चा किए चंद्रहार पाटिल को अचानक से उम्मीदवार घोषित कर इसके बाद दोनों पार्टियों में जमकर विवाद हुआ था, लेकिन उद्धव अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में ये सीट शिवसेना यूबीटी के हिस्से में जाने से विशाल पाटिल ने विद्रोह करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और नतीजों में वो भारी मतों से जीत गए। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे इस वजह से इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए और अब वे एनडीए में वापस आने का मन बना रहे हैं। एनडीए में वापसी करने से ये माना जा रहा है कि फिर से दोनों शिवसेना एक हो जाएगी और पार्टी की पुरानी ताकत लौट आएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी शरद चंद्र पवार की विपक्षी महाविकास आघाड़ी को 48 में से 30 सीटों पर जीत मिली है। एक तो मौसम की गर्मी और फिर करारी हार की तपिश। तिहाड़ जेल में केजरीवाल पसीना पसीना हो रहे हैं। उन्हें बैरक में कुछ ऐसा इंतजाम चाहिए ताकि जनता की सहानुभूति न मिले और इसके बावजूद ठंडा ठंडा कूल रह सकें। चुनाव में दिल्ली और पंजाब में दरबदर हुई आम आदमी पार्टी का अगला मिशन तिहाड़ जेल में केजरीवाल को कूलर या फिर एसी उपलब्ध करवाना है। आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में इस मामले पर अपनी दलील रखते नजर आएंगे, क्योंकि अपने हिसाब से आतिशी मरलेना ने खेल शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में कूलर की सुविधा न देने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को एक कोठरी में बंद करके रखा गया है जहां उन्हें कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है और तिहाड़ जेल में कुख्यात अपराधियों तक के लिए कूलर की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तपती हुई गर्मी में कूलर तक नहीं दिया गया। मैं बीजेपी एलजी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। मैं बीजेपी और मोदी जी से प्रश्न करना चाहती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता तो क्या भगवान भी इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आतिशी ने दावा किया कि तिहाड़ में मेडिकल जांच के दौरान केजरीवाल का वजन मापने वाली 3 मशीन से मापा गया। तिहाड़ जेल अधिकारियों के पास इन नेताओं की पूरे खंडन करते हुए
मुख्यमंत्री का विजन केवल एक मिशन से मापा गया है और उन्हें कूलर उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि सुविधा अदालत के आदेश के बाद प्रदान की जाती है। तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केजरीवाल का वजन 63.5 किलोग्राम है, जो उनको सरेंडर के समय केवल एक बार मापा गया था। वजन मापने वाली मशीन में कोई दिक्कत नहीं थी और ब्लड प्रेशर और शुगर सहित उनके अन्य मानक सामान्य थे। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को 30 साल से डायबिटीज है और वे पिछले कुछ महीनों से उनका वजन गिरता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल पर क्रूरता का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें बिना कूलर के गर्म कोठरी में रखा गया और इसलिए दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि भगवान भी उन्हें ऊपर से माफ नहीं करेंगे। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मेडिकल जांच के दौरान उनका वजन 3 मशीन से मापा गया, जिसमें अलग अलग लोडिंग मशीन सामने आई। Bureau Report, News of India. लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही इंडी गठबंधन में खटपट शुरू हो गई। लगातार तीसरी बार मिली हार के बावजूद 99 सीटों पर लटकी कांग्रेस 7वें आसमान पर जा पहुंची और अब सबको अपनी अकड़ दिखाने लगी। कांग्रेस के इसी घमंड और अकड़ का साया इंडी गठबंधन की एकता पर पड़ने लगा। चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ इतना फायदा हुआ कि 10 साल के बाद वो लोकसभा में नेता विपक्ष का आधिकारिक दर्जा प्राप्त कर सके, लेकिन कांग्रेस तो खुद को इस तरह से पेश कर रही है कि मानो उसने आसमान में झंडे गाड़ दिए। हालांकि कांग्रेस जोड़ तोड़कर सरकार बनाने के चक्कर में है, लेकिन लगता नहीं कि उसमें कांग्रेस सफल हो पाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कह दिया कि वे एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्टैंड भी कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन सत्ता के सपने देख रही कांग्रेस अकड़ दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को इग्नोर कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से भड़क गई और राहुल गांधी को जमकर सुना दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बेहतरीन प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि सीबीआई, ईडी और होम मिनिस्ट्री का अत्याचार सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से चुनाव कंडक्ट किया गया, बीजेपी को एक गद्दार पार्टी कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस संदेश खाली को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया गया, वहां भी हम जीते। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी नहीं बन पाए तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी को जितनी सीटें मिली उतनी सीटें पूरी की पूरी इंडी गठबंधन को भी नहीं मिली हैं। बड़ी बात यह कि जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी और इंडी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इन राज्यों में इंडी गठबंधन का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी को टीडीपी और नीतीश कुमार के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और अब इच्छा के अनुसार कानून नहीं बना सकेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से बात की और उसने मुझे कहा कि कई सीटों पर जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के अलावा सभी विरोधी दलों के नेताओं से बात की है और राहुल गांधी को मैसेज भी किया है, लेकिन जवाब नहीं आया, शायद बिजी होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारे यहाँ से कुछ आता जाता नहीं। हमने कांग्रेस को कहा था कि 2 सीटें ले लो, यहाँ उससे ज्यादा नहीं जीत सकते। मेरी बात सच हुई ना। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान के हाथों हार गए, जो ममता बनर्जी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी को फोन करके मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी गेम ओवर नहीं हुआ। मैंने तेजस्वी यादव से बात की। ममता ने आगे कहा कि अयोध्या हारे हैं, मोदी जी पोस्टल बैलेट में हारे हैं। इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।